हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लियर है। यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर की जब शुरुआत करेंगे तो कहाँ से करेंगे वो ध्यान में रखना है, क्योंकि इस साल का जो सिलेबस अब आया है उसमें जो भी हम क्लास 9th में पढ़े थे ना, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो सबको अब हटा दिया गया है। और नीट या मेंस में इससे पहले भी क्वेश्चंस नहीं आते थे, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद क्या, बोर्स मॉडल था, थॉमसन मॉडल था, उन सबको भी अब हटाया गया है। हम यहाँ शुरुआत कहाँ से करेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल से। और इसमें क्या है टॉपिक, डेवलपमेंट टुवर्ड्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी पढ़े तो हमारा क्या हो, जो टॉपिक हटाया गया है उसको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि वो आने वाला है। ठीक है। दूसरी बात और क्या, हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो मैं खुद से बनाया हूं अपने हाथों से, है ना। जैसे देख सकते हैं ये सारे बुक्स मैंने यूज किए हैं, और इनसे जो बेस्ट कंटेंट है ना, बेस्ट कंटेंट जो बिल्कुल अप टू द पॉइंट है, उसको मैं यहाँ पर तैयार करके आप लोगों के लिए रखा हूँ। जैसे ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टॉपिक है, तो कुछ इस तरह से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन सारे बुक्स में, ठीक है ना, इन सभी टॉपिक्स में हर बुक को मैंने स्टडी किया है, और इससे जो सबसे अच्छा बेस्ट कंटेंट होता है ना, उसको हम यहाँ लिखे। ठीक है। ये सभी चीज एकदम इस तरह से लिखा गया है। और अगर आपको कोई जरूरत हो कि सर नोट्स का इस साल तो क्लास हुआ नहीं, कहीं भी कोचिंग में नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा नोट्स कहीं नहीं लिखाया गया जो आपको आगे लॉन्ग टर्म में काम आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये देख सकते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम लिखे हैं। क्लियर। हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो देखने में, लेकिन कोशिश करिएगा। इसको हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इसका। ओके। ये बोर्स फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है एक बार इस चीज को समझने के लिए। ठीक है। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्स फॉर्मूले से होते हैं। ठीक है। फिर ये हो गया, एनर्जी के लिए कैसे फॉर्मूला डिराइव होगा वो यहाँ लिखा गया है। क्लियर है। वेलोसिटी का कैसे फॉर्मूला होगा वो डिराइव किया गया है। और वाइटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब यहाँ पर मैंने मैक्सिमम कंटेंट्स ढूंढ के निकाला है इन सभी चीजों से, मतलब ये सारे बुक्स जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ओके। और फिर ये हमारा नोट्स तैयार हुआ है, जिसको हम कुछ इस तरह से, क्लासमेट नहीं होगा यहाँ, वाईबी नोट्स होगा। ओके। मेरे नाम का वाईबी नोट्स। ओके। और ये सिर्फ किसके लिए रखा गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। और क्वांटम फिजिक्स, तो क्वांटम के लिए आपको नहीं देखना है, ये थोड़ा इतना लेंदी नोट्स नहीं होगा, मुश्किल से 20 या 25 पेजेस का एक चैप्टर का इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नोट्स होगा। क्लियर है। तो काफी इजी यहाँ फील होगा। और जो भी हम रखे हैं ना, कोई भी टॉपिक हो उसमें मैंने पॉइंट वाइज बात किया है, कहीं भी कोई बहुत ज्यादा लंबा कहानी या पैराग्राफ कहीं भी यूज नहीं हुआ है। जैसे ये बोर्स मॉडल का पोस्टुलेट्स था, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ उसको हम क्या कर दिए, पॉइंट्स वाइज कर दिए। तो कोई भी चीज अगर पॉइंट में लिखा हो ना, तो वो याद करने में बहुत इजी होता है। ठीक है। तो यहाँ भी बात क्या करने वाले हैं, डेवलपमेंट्स टुवर्ड्स बोर्स मॉडल। क्लियर है। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में, भाई बहन में भी थोड़ा शेयर करिएगा कि मेरे वीडियोस को देखें। और मैं अपना जितना भी टीचिंग का एक्सपीरियंस है, काफी अच्छे जगह मैं पढ़ा चुका हूँ अपने पास्ट ईयर्स में, तो आपको बेस्ट कंटेंट जो होगा मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है। तो ध्यान से देखना है और साथ चलना है। जब टॉपिक खत्म होगा कोई भी एक चैप्टर, तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। क्लियर है। तो ध्यान से देखते हैं क्या डेवलपमेंट हुआ बोर्स मॉडल में। क्योंकि क्या था ना, ध्यान से भी समझना इस बात को, कि इससे पहले थॉमसन मॉडल आया था। उन्होंने, मतलब जे थॉमसन, कोई मतलब रिसर्च ऐसा कुछ नहीं था, बस थॉमसन ने क्या कर दिया कि एटम एक स्फीयर है और पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसमें जस्ट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। जैसे खीर में जिस तरह से क्या लगा होता है, हमारे पास किशमिश वगैरह होता है ना, प्लम पुडिंग किया होता है, तो उस तरह का मॉडल बोल रहे थे। या फिर
वाटरमेलन, जैसे हम तरबूज को काटते हैं, बीच से एक बड़ा सा तरबूज बीच से काटा गया, तो जितना भी लाल कलर का पोर्शन जो हम खाते हैं, है ना, वो क्या बोला गया था थॉमसन की तरफ से कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। और उसमें जो बीज दिखता है ना, सीड्स, ऑल सीड्स आर व्हाट, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। फिर कुछ साल, सिर्फ 2 साल ही ये मॉडल चल पाया, तुरंत रदरफोर्ड मॉडल आ गया। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या था, रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। मतलब रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेंट न्यूक्लियस इन एन एटम। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं किया था, ध्यान में बात रखना है, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में या स्टडी मटेरियल में दे देता है क्या, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन ढूंढा था, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है ना, इवन कि ये जो हमारा बोर्स मॉडल है इसमें भी नहीं है, जबकि निल्स बोर ने बहुत स्टडी किया था, कोई जल्दबाजी नहीं किया अपना रिजल्ट बनाने में, ठीक है। मतलब क्या कि जब एटम ढूंढा गया, न्यूक्लियस ढूंढा गया, उसके बहुत साल, मतलब 20, 25, 30 साल के बाद हमारा क्या आएगा, न्यूट्रॉन, मतलब थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल ढूंढा गया। क्लियर है। तो निल्स रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था, सिर्फ न्यूक्लियस था, हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस था। तो उसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था। क्लास 9th में ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में सीधे एक क्वेश्चन पूछ देते थे सर, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना है। वहां क्या हो रहा था कि न्यूक्लियस में क्या पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मतलब रदरफोर्ड का ठीक है, थॉमसन का ठीक उल्टा यहाँ हो रहा है। थॉमसन ने पूरा बोला था स्फीयर हमारा क्या है, पॉजिटिव स्फीयर, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, बट रदरफोर्ड क्या कर दिया, पूरे स्फीयर में से सिर्फ न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा, बाकी जितने भी हमारे स्फीयर है वो हॉलो स्फीयर, खाली स्फीयर होगा, एक प्लास्टिक के बॉल की तरह होगा, बस बीच सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और पूरा का पूरा जो मास होगा वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और ये पूरा एटम क्या है, खाली है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या होंगे, वो जस्ट घूमते रहेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ। फिर रदरफोर्ड से पूछा गया कि अच्छा ये बताइए कि अगर कोई पार्टिकल है किसी के चारों तरफ घूम रहा है, किसी पार्टिकल, तो इसकी एनर्जी तो लूज होगी, जो घूमेगा, जैसे हम ही है या कोई भी बच्चा है, वो अगर किसी फील्ड के चक्कर लगाएगा तो क्या होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। कम होगी तो क्या होगा, वो जाके या तो बैठ जाएगा या खुद ही गिर जाएगा, है ना। ये 2 कंडीशंस हो सकते हैं। तो वैसे ही रदरफोर्ड से जब ये चीज पूछा गया कि अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है, या फिर अगर चक्कर लगाने में घट रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर गिरता क्यों नहीं। इसका जवाब नहीं था रदरफोर्ड के पास। और क्या था, स्टेबिलिटी, ये हो गया, और पोजीशन, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है तो वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे लगा रहा है ना। ये आंसर भी नहीं। तो थॉमसन के बाद रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बाद निल्स बोर। निल्स बोर मॉडल में क्या है कि यहाँ पर बहुत सारा स्टडी हुआ है। अभी बोर्स एटॉमिक मॉडल आने से पहले 5 से 7 साइंटिस्ट के नाम आएंगे जिनका स्टडी जो है, जो भी इन्होंने इन्वेंट किया था या जो भी इन्होंने डिस्कवर किया था, वो सब बोर्स ने स्टडी किया, उसके बाद अपना रिजल्ट दिया कि हाँ ये हमारा एक्चुअल मॉडल होगा एटम का, ठीक है। बहुत साल इनका भी मॉडल चला, पढ़ना तो है ही, ये पढ़ेंगे। फिर इनके मॉडल में बहुत सारे लिमिटेशंस थे जो ये प्रूफ नहीं कर पाए या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या डेवलपमेंट हुआ। तो फर्स्ट डेवलपमेंट जो है ना, किसके लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और बोर्स मॉडल के लिए आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, फिजिक्स में भी ये टॉपिक आएगा आगे चलकर, बहुत आगे, लेकिन पढ़ना अभी केमिस्ट्री में है और जरूरी है, इससे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो यहाँ ध्यान देना है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, पोस्टुलेट्स जिसको बोलते हैं, हम अभी डिक्टेट कर देंगे, वो आपको समझा देंगे, एक कहीं भी किसी भी बुक में मिल जाएगा या मेरे नोट्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्या है वो ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कहना था ना कि एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, ध्यान से समझना है, ठीक है। किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी इमिट हो रहा है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव और रेडिएशन।
मतलब पहला पॉइंट क्या था कि अगर कहीं से भी एनर्जी, चाहे हीट एनर्जी या लाइट हमारे पास चलकर आ रहा है, ध्यान से समझना है, ठीक है ना, लाइट अगर चलकर आ रहा है तो वो किस फॉर्म में आएगा? इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव या रेडिएशन, इसी को रेडिएशन भी बोलेंगे, ठीक है। तो किस तरह से आएगा? वेव के फॉर्म में आएगा, फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या है? दीज वेव्स कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान से समझ में आई बात? क्या है, ध्यान देना है। अब ये जो वेव चलकर आ रहा है ना, वो कोई छोटा मोटा वेव ऐसे नहीं है कि कुछ भी चलकर आ रहा है हमारे पास। इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। मतलब ये जो एंगल होगा ना, इट इज ऑफ 90 डिग्री। मतलब अगर लाइट हमारे पास चलकर आ रहा है कहीं से भी, या फिर अगर हीट चलकर आ रहा है, तो ये कैसे आएगा? वेव के फॉर्म में आएगा। और ये वेव्स जो है वो दो तरह का फील्ड रखेंगे। एक क्या? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक है, तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। मीन्स व्हाट? अगर एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चलकर आ रहा है, ये इस वेव में, तो ठीक इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूव करके आएगा, और दोनों क्या होंगे? दोनों बिल्कुल एक साथ चलेंगे, परपेंडिकुलर, और एक साथ प्रोपोगेट होगा। मतलब अगर ये लाइट चलकर आ रहा है ना, तो वेव के फॉर्म में होगा, और वेव कैसा? इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक, ये दोनों फील्ड रखेगा। क्लियर है? उसके बाद कभी कभी बच्चों का डाउट हो जाता है कि सर ये बताइए फिर कैसे पता चला मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक? कुछ नहीं है, ये जो वेव्स चलकर आ रहे हैं उसको एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वहां भी अट्रैक्ट होगा या रिपल्शन होगा। तो क्या पता चलेगा कि ये दोनों फील्ड्स हैं। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आगे है। यहाँ पर सिर्फ कैसे वेव्स या फिर एनर्जी चलकर आ रहा है हमारे पास, इसकी बात करनी है। ठीक है, फिर देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट ये है कि दीज वेव्स या रेडिएशन ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो है किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट को यहाँ पर स्मॉल सी से बताया जाएगा, और c इज इक्वल्स टू क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो याद होगा सबको यूनिट, है ना, कि लाइट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? c से। बस यही तीनों पॉइंट्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। क्लियर है कि हमारे पास क्या रहेगा? इस तरह से वेव ट्रेवल करेगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ द एबव प्रॉपर्टीज, ये तीनों प्रॉपर्टीज के कारण दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ गया बात? ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे, उन्होंने ये प्रपोज किया था, ये थ्योरी को बताया था कि कोई भी रेडिएशंस या एनर्जी चलकर आएगा कैसे? वेव के फॉर्म में आएगा। क्लियर? अब यहां पर इससे क्या है टर्म? हमको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स पढ़ने हैं, जो आप पहले भी क्लास 9th या 10 में वेव वाले टर्म साउंड में पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो अब उसको जानते हैं क्या? प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव, कि वेव अगर है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, उसको देख लेते हैं। बस ये थ्योरी में इतना ही पॉइंट था। अब हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। अब वेव का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? क्लियर? तो ध्यान से देखना है। अगर वेव हमारे पास है तो पहले एक वेव बना लिया जाए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस होगा यहाँ, वो देख लेते हैं। ये रहा हमारा एक वेव। क्लियर? अब ध्यान से देखना है, ये जो पिक पॉइंट होता है ना, पिक, इसको बोलते हैं क्रिस्ट। ये जो लास्ट एकदम डेप्थ है इसका, है ना, बिल्कुल नीचे का, इसको बोलते हैं ट्रफ। क्लियर? ये हाइट,
या फिर ये डेप्थ, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। क्लियर? दूसरी बात क्या, दो कॉन्टिन्यूअस क्रिस्ट का डिस्टेंस, ये इसको बोलते हैं लैम्डा, दैट इज वेव लेंथ। या फिर दो कॉन्टिन्यूअस ट्रफ का डिस्टेंस, इसको भी क्या बोलेंगे, लैम्डा। या फिर एक कंप्लीट साइकिल अगर हो जाए ना, एक कंप्लीट साइकिल मींस व्हाट, अगर हम यहां से शुरू किए हैं तो एक बार नीचे गए, ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर यहां, ये मतलब जिस स्टेट में हम शुरू किए थे, जिस कंडीशन में हम थे, मतलब जिस डायरेक्शन में थे, वापस से उसी डायरेक्शन और उसी कंडीशन में आ जाना, इट इज कॉल्ड, ये जो डिस्टेंस कहलाएगा ये लैम्डा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या क्रिस्ट के डिस्टेंस को या ट्रफ के डिस्टेंस, नहीं, कहीं से भी, मतलब फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल सेम स्टेट हो वेव का, हम क्या बोलेंगे, इट इज व्हाट, इट इज अ वेव लेंथ या फिर लैम्डा। समझ में आ रही है बात? ओके, आगे देखते हैं। तो ये सारे टर्म्स हैं। तो फर्स्ट यहां क्या लिखते हैं, वेव लेंथ लिखते हैं, वेव लेंथ लिखा जाए, इसको क्या कहेंगे, इट इज लैम्डा। क्लियर? इस तरह से लैम्डा, या फिर बुक में ऐसा भी लैम्डा दिखेगा, वो दोनों सेम है। क्लियर ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, मेरा थोड़ा लिखने का स्टाइल ऐसा है, आप जैसे भी लिखे चलेगा। ओके, ध्यान देते हैं। ये क्या है, इट इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन टू continuous crest और trough is called wavelength। क्लियर है? अब कौन कौन से यूनिट्स होंगे, यूनिट्स बहुत जरूरी होता है। यूनिट्स ऑफ लैम्डा लिख देते हैं, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ तो डिस्टेंस है ये, तो जो डिस्टेंस का यूनिट होगा, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, वो तो डिपेंड करता है कि वेवलेंथ का क्या है। क्लियर ना? लेकिन ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर कुछ यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं जो बहुत जरूरी है, किस तरह से हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे आपस में। तो यहाँ पर क्या है, यूनिट कन्वर्जन में वो देखते हैं। तो अगर बोला जाए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, एक सेकेंड, नॉट सेंटी, एक मीटर रखते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू, तो ये 1 मीटर होता है। ये कौन सा कन्वर्जन है तो ध्यान से देखना है। 1 मीटर तो ठीक था, 1 किलोमीटर अगर रहा तब 10 टू द पावर 3 मीटर, है ना, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। अगर 1 सेंटीमीटर रहा तब तो 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर में। अगर मिलीमीटर रहा 1 mm तो 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा। 1 माइक्रो, ये माइक्रो के लिए यूज करते हैं, माइक्रोमीटर रहा तब 10 टू द पावर -6 मीटर हो जाएगा। ओके, तो इसमें फिर 1 नैनोमीटर आएगा, इसको 10 टू द पावर -9 मीटर में लिख देंगे। फिर आएगा 1 एंगस्टॉर्म, इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर में लिखा जाएगा। सॉरी, इसको हम 10 में लिख देंगे। और लास्ट यूनिट है जो केमिस्ट्री में इससे छोटा यूनिट अभी यूज नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे 1 पिकोमीटर, पीएम, इट इज 10 टू द पावर -12 मीटर, ये रहा। तो ये सब वो यूनिट्स हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, किसके लिए, फॉर मेजरिंग वेवलेंथ। और अगर कोई भी वेवलेंथ दिखा ना, तो हम उसको कहाँ, अगर कोई भी रहा उसको हम कहाँ ले आएंगे, मीटर के फॉर्म में। क्यों मीटर के फॉर्म में, अभी थोड़ी देर में न्यूमेरिकल आएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज करने वाले हैं। ठीक है, कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा मेरा बेटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे देखते हैं।
वेवलेंथ अगर हो जाए तो बात की जाएगी फ्रीक्वेंसी की। सेकेंड नंबर पर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से न्यू रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो न्यू क्या होगा, यहां पर न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। क्लियर, इसको लिखते हैं एन यू, न्यू, जैसे वो लैम्डा था ना वैसे ये फ्रीक्वेंसी है। ये क्या होगा, डेफिनेशन सुन लिया जाए, ठीक है, फिर लिखेंगे आगे। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। मतलब एक पॉइंट से एक सेकेंड में जितने भी वेव्स पास कर लिए जाए उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे हमारे पास दो वेव है, ठीक है, एक वेव कुछ इस तरह का था और दूसरा वेव कुछ इस तरह का है, ठीक है। और हम क्या करते हैं ना, एक यहां पॉइंट लगा देते हैं, एक यहां पॉइंट लगा देते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लैम्डा, या फिर ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लैम्डा। क्लियर है। तो अब क्या लगता है इस, और एक वेव का मतलब, वन वेव का मतलब कि एक कंप्लीट साइकिल अगर यहां से शुरू किए तो यहां खत्म करते हैं, या फिर यहां से शुरू किए तो यहां खत्म करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज वन वेव। वैसे इसके लिए वन वेव यहां शुरू किए यहां तक, तो ये वेव थोड़ा छोटा है, मतलब वेवलेंथ छोटा है। तो इस पॉइंट से कौन ज्यादा वेव्स पास करेगा एक सेकेंड में, तो नीचे वाला। हर हाल में वेव नंबर ये ए और ये बी मान लिया जाए तो बी पास करेगा। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का कोशिश करें तो लैम्डा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ध्यान में रखना ये बात। क्लियर है। मींस व्हाट, दोनों का वेलोसिटी तो कह दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ईएम वेव थ्योरी में, क्या कि वेलोसिटी c रहेगा, मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो ये छोटा वेवलेंथ, ज्यादा वेव्स पास हो जाएगा इस पॉइंट, एक पर्टिकुलर ये पॉइंट से, और एक सेकंड में देखना है। जैसे कोई भी हमारा रेडियो यूज करते हैं, एफएम आता है ना, या फिर कोई भी मोबाइल टावर, वॉट एवर इट मे बी, अगर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी कैचर है ना, इसको रिसीवर बोलते हैं, तभी वो रेडिएशन, किसी भी रेडिएशन को, तो यहाँ इसको सेट कर दिया कि ये इसी फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा। मतलब व्हाट, अगर इस ऑब्जेक्ट पर ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी मतलब कैचर है या फिर रिसीवर है, पर सेकेंड इतना फ्रीक्वेंसी मिलेगा तभी ये क्या काम करेगा। समझ में आ गई बात। हर सेकेंड मतलब इतना वेव इसको पर सेकेंड अगर मिल रहा है तब ये काम करेगा, अगर पर सेकेंड इतना वेव नहीं मिल रहा है ये काम नहीं करेगा। जैसे हम लोग को एफएम बताते हैं ना, रेडियो मिर्ची 98.3, इस तरह का बहुत सारा एफएम है। मतलब 98.3 इज व्हाट, उसका वहां फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और जब फ्रीक्वेंसी 98.3 बताया मतलब हम जैसे ही अपने रिसीवर को उस फ्रीक्वेंसी पे सेट किए, वो पूरा वो जितना हमारे एयर में बहुत सारे वेव्स चल रहे हैं, बस डिपेंड करता है कि हम किस रिसीवर का यूज कर रहे हैं। अगर रिसीवर 98.3 यूज कर रहे हैं मतलब वो फ्रीक्वेंसी कैच किया, गाना सुन रहे हैं। थोड़ा सा चेंज कर दो, रिसीव करना मुश्किल हो जाएगा, अच्छा से वेव रिसीव नहीं हो रहा है, मतलब गाना वो, समझ गए। क्लियर है ये तो बात, ठीक है। तो वैसे ही यहां भी होता है, हमारे पास रिसीवर अगर स्ट्रांग है, करेक्ट फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है, सिग्नल काम करेगा। मोबाइल में भी यही चीज है, मोबाइल टावर क्या करता है, वो रेडिएशन इमिट करता है, और रेडिएशन कौन रिसीव करता है, हमारा मोबाइल। सही से रिसीव करेगा तो नेटवर्क अच्छा है, सही से रिसीव नहीं हो रहा है मतलब नेटवर्क वीक है, यही कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर हम लैम्डा बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। क्लियर है। इस प्रोपोर्शनिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट c बाई लैम्डा यूज करना है। अब तो c पहचान गए होंगे सब लोग, क्या है c, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट का यूनिट मीटर पर सेकंड लगा रहे थे। तो लैम्डा भी अगर किसी इन सब में से किसी भी यूनिट में दिया हुआ है, उसको किस में चेंज कर लेना है, मीटर में चेंज कर लेना है। और मीटर ऊपर भी मीटर रहेगा, नीचे तो कैंसिल करने में इजी, तो जिस यूनिट में ये लिखा है उसी यूनिट में ये भी रखना है। समझ में आया ना वो टेबल लिखने का मतलब, बस यही मामला था। अब आगे देखते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी गिवन, सॉरी लैम्डा गिवन है, क्वेश्चन में क्या लिख दिया, क्वेश्चन कोई एक रेडिएशन है जिसका लैम्डा 6000 एंगस्टॉर्म है।
तो बोलेगा क्या, पता करिए फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा। वो पूरा लैंग्वेज में लिखा होगा, हम थोड़ा शॉर्ट में यहाँ लिख रहे हैं। सीधा सा क्वेश्चन हो, सिंपल सा है। क्या सॉल्व करना है इसमें हम सॉल्व करेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, अभी देख रहे थे। इट इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या, 6000 एंगस्टॉर्म। 6000 एंगस्टॉर्म है। अभी एंगस्टॉर्म को मीटर में चेंज करने के लिए तो 10⁻⁻10 लगा देंगे तो ये मीटर में आ गया। बस अभी जो यहाँ लिखा हुआ था ना यूनिट, उसी का यूज किया गया है। समझ में आ रहा है बात। कहीं भी अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो तुरंत रिवर्स थोड़ा पीछे जाएंगे और वापस से इसको देख लेंगे वीडियो को, क्लियर हो जाएगा मामला। आगे बढ़ते हैं, बस इसको सॉल्व करना है और क्या आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना है। ये -10 है, ये 3 जीरो अगर इधर सॉल्व कर दें तो ये -10 से कहा -7 हो जाएगा, क्योंकि 3 जीरो भी तो उधर जुड़ेगा। क्लियर। तो वो -7 हो गया, और ये 3 और 6 है, 1 और 2 का आपस में रिलेशन हो लग रहा है, ये दोनों 1, तो ये 1 ये 2। अब ये तो हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, बहुत इजी है ना। हाफ इंटू 10⁸, और ये -7 ऊपर जाएगा तो +7, 7 और 8 15। मीटर और मीटर चला गया, पर सेकेंड बच गया, ये रहा पर सेकेंड। हो गया सॉल्व। समझ में आया। या फिर ऑप्शन अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है। और क्या हो सकता है, इसको हाफ को 0.5 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड लिखेंगे। थोड़ा और सिग्निफिकेंट बनाए, अगर पॉइंट को यहां से यहां ले जाते हैं, मतलब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। मतलब 5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात। यहां से बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जाएगा। क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है, अगर ऐसा रेडिएशन रह रहा है, इस तरह का रेडिएशन है, तो फ्रीक्वेंसी ये होगा। इट रिप्रेजेंट्स कि हमारा जो रिसीवर होगा वो पर सेकेंड कितने वेव्स को रिसीव करेगा, इतना वेव्स रिसीव। बहुत बड़ा नंबर है, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब इतना वेव्स हमारे पास पर सेकेंड यहां आ रहा है, पर सेकेंड। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट्स ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या बोला जाएगा, एक तो साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल बोलते हैं एक वेव को, एक कंप्लीट साइकिल मतलब एक वेव हो गया। क्लियर है। वैसे ही वेव्स पर सेकेंड ये होगा, या फिर ये दोनों अगर लिख लिए, जान लिए, तो हर्ट्स एक यूनिट है, हर्ट्स, इसको HZ बोलते हैं, या फिर किलो हर्ट्स, KHZ, इसको शॉर्ट में KHZ बोला जाएगा। समझ में आ गया। मतलब इट इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी, कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं और आगे। अब क्या देखा जाएगा वो देखते हैं। फ्रीक्वेंसी के बाद आता है वेव नंबर। क्लियर। तो वेव नंबर क्या है, थर्ड इज वेव नंबर। इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। एंड वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। सीधा सा फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेव नंबर इज इक्वल टू, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। क्लियर है। अब क्या है वेव नंबर, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस मान लेते हैं हमारे पास कितना है, ये 1 मीटर का डिस्टेंस है थ्रू आउट, यहां से यहां तक। अब इसमें जितने भी नंबर ऑफ वेव्स होंगे वो क्या कहलाएगा, वेव नंबर कहलाएगा। जैसे देखा जाए,
अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो ये रहा, इस तरह से जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे। तो क्या फाइंड करना है, वेव, कितना वेव है। तो अगर यहाँ से शुरू किए हैं तो कहाँ तक जाना होगा, इधर ऊपर गए, नीचे गए, फिर यहाँ गए, ये एक वेव कहलाएगा। फिर इधर इधर इधर, ये दूसरा वेव, फिर यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा, और ये कितना है, हाफ वेव है। मतलब यहाँ पर जो वेव मैंने बनाया है इसका न्यू बार इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो वेव नंबर 3.5, क्यों, 1 2 3 हाफ, तो 3.5 वेव्स आएंगे 1 मीटर में, यही इसका न्यू बार हो जाएगा। समझ में आ गया मामला। तो यहाँ इस वाले थ्योरी से दो फॉर्मूला है, इन दोनों को याद रखना है। क्या, एक फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, और दूसरा न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। क्लियर। फिर आता है एम्पलीट्यूड, फोर्थ नंबर, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, समझ लेते हैं फिर भी, है ना। एम्पलीट्यूड स्मॉल ए, ये क्या है, ये जो है ना इस चीज को बताते हैं, हाइट को या फिर डेप्थ को। केमिस्ट्री में इस चैप्टर में इसका बहुत यूज नहीं होगा। ये क्या है, एम्पलीट्यूड, इसको इंटेंसिटी भी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी भी बोला जाएगा, मतलब ब्राइटनेस। अब अगर दो रेड है ना, अगर लाल लाइट कहीं से जल रहा है, दो अलग अलग तरह का लाल, एक डार्क रेड है मतलब थोड़ा डल टाइप का है, और एक बिल्कुल ब्राइट रेड है, तो दोनों का वेवलेंथ सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा, ये चीज, क्या चीज, इंटेंसिटी, मतलब एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होगा। हायर द एम्पलीट्यूड हायर इज द ब्राइटनेस, लोअर द एम्पलीट्यूड लोअर इज द ब्राइटनेस। समझ में आ गया मामला ये भी ना। तो ये भी क्लियर है पॉइंट, जितना ज्यादा हम क्या रखेंगे इंटेंसिटी, उतना ज्यादा ब्राइटनेस होगा, और इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड से है। क्लियर, ओके। अब जानेंगे अगले क्लास में प्लंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्यों प्लंक्स, यहां पर इस थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है, मतलब दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन, मतलब लिमिटेशन, लिमिटेशंस। ये लिमिटेशन क्या है, अब ध्यान देना है। ये जो थ्योरी था ना, ठीक है, ये तो बता दिया वेव के फॉर्म में, बट अनेबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर, यहाँ क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जैसे किसी मॉल में जाते हैं ना, या फिर मतलब किसी सिनेमा हॉल में गए, या कोई बहुत बड़ा होटल, 5 स्टार होटल है, तो वहां जाते ही क्या होता है, शीशा का गेट, बहुत बड़ा सा शीशा ग्लास का गेट होता है, जाते ही खुल जाता है ऐसे। मतलब वो क्या है, इट इज व्हाट, इट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। वो कोई छोटा मोटा काम वहां नहीं हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस थ्योरी में ब्लैक बॉडी भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। और क्या है, इस थ्योरी में एक और टर्म आता है पार्टिकल नेचर, कि अगर हमारा कोई सब्सटेंस हीट हो रहा है तो उससे टेम्परेचर चेंज कैसे होता है। ये सारे जो एक्सप्लेनेशन थे वो यहाँ नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए हम क्या जानेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।